हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं डायरेक्टर सर्कल। तो आइए सीखेंगे डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। सर्कल चैप्टर में डायरेक्टर सर्कल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टर सर्कल? डायरेक्टर सर्कल किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखकर सिखाएंगे, फिर डायग्राम मैंने बनाया उसको समझाएंगे। इसका डेफिनेशन कहता है इट इज लोकस ऑफ point of intersection, locus of point of intersection of two perpendicular tangents, two perpendicular tangents, यानी कि जहां पे दो टेंजेंट्स, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर एक जगह पे कट करेंगे, मिट करेंगे, उस पॉइंट के लोकस को हम लोग डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। तो आइए एक डायग्राम हमने यहां बनाया। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल था और इस सर्कल का सेंटर है 0,0 पे। इस सर्कल का सेंटर हमने लिया है C ओरिजिन पे। सपोज करिए सर्कल से बाहर कोई पॉइंट P था, इसका कोऑर्डिनेट H, K था। ठीक है, हमने क्या किया, आपको पहले भी इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट जब सर्कल से बाहर था तो 2 टेंजेंट हमने बनाया। जो आपका एक टेंजेंट मान लीजिए ये टेंजेंट PT1 है, PT1, और ये टेंजेंट PT2 है। तो जो कोई भी टेंजेंट है रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये टेंजेंट भी, सॉरी, ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है। हमने मन में ऐसा एजम्पशंस ले लिया है कि हमारे दोनों टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल पे मिल रहे होंगे। दैट इज ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो हमें पॉइंट P का लोकस बताना है। दैट इज PT1 एंड PT2 आर 2 टेंजेंट्स। The tangents meets at the point P. Coordinate of point P is H, K, and we have to find locus of the point P. आइए सीखते हैं। डेफिनेशन कहता है locus of point of intersection of perpendicular tangents। जो हमारे टेंजेंट परपेंडिकुलरली मिट करते हैं उसका ये लोकस होता है। मैंने आपको एक टर्म सिखाया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर अ सर्कल। मान लिया कि ये सर्कल है S इज इक्वल टू 0 और सर्कल का इक्वेशन हमने यूज किया है x² प्लस y² इक्वल टू a²। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस a यूनिट है। इस सर्कल के लिए हम स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब समझिए ये इक्वेशन 1 क्या शो करेगा। आपका जो सर्कल है, इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट का इक्वेशन है। वेयर लिख देते हैं m क्या है, वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा है वो एक सर्कल का टेंजेंट है। मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो ये टेंजेंट है, हमारा जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 पॉइंट P से पास कर रहा है। इक्वेशन 1 इज टेंजेंट। चाहे आपका PT1 हो चाहे आपका PT2 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक जनरल टेंजेंट लिख दिया और मैं कहूंगा कि हमारा इक्वेशन 1 पॉइंट P से पास कर रहा है। दैट इज यहां लिखने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू दी पॉइंट H, K। अगर हमारा ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x के बदले h पुट करना है, y के बदले k पुट करना है। तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 1 प्लस m²। मैं ऐसे सोच रहा हूं, इस k को एजिटिव रखेंगे, इस mh को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, एम स्क्वायर को जब कॉमन किया तो एच स्क्वायर इधर से आया माइनस ए स्क्वायर माइनस 2kh, इसके साथ m हो जाएगा, ये है प्लस के स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर को इधर किया तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो डब्बा मैंने बना दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m के फॉर्म में। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m, यानी इसके दो अलग अलग रूट्स आ सकते हैं। मान लीजिए कि इसके दो रूट्स हैं m1 एंड m2, दो रूट्स हैं इसके m1 एंड m2। हम लिख देंगे यहाँ लेट m1 एंड m2 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, और मान लिया कि ये सेकेंड इक्वेशन था। तो अगर m1 m2 इसके रूट्स हैं तो आप बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन a, और c के जगह पे गिवन है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और a के जगह पे गिवन है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी m1 m2 का फॉर्मूला आ गया के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम कहेंगे सिंस टेंजेंट्स, आपके जो टेंजेंट है PT1 एंड PT2 वो परपेंडिकुलर रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो जब दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, m1 m2 का वैल्यू -1 होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। m1 m2, तो m1 m2 का फॉर्मूला ये है, इसको यहां लिख लेंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एग्जैक्टली मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके एक बार में लिख दिया। और दूसरी बात, ये के स्क्वायर प्लस ये माइनस एच स्क्वायर को इधर कर लिया, इस माइनस ए स्क्वायर को इधर करेंगे तो यह ए स्क्वायर यानी ट्वाइस ए स्क्वायर। के बदले क्या पुट करोगे, के एग्जैक्टली वाई का वैल्यू होता है और एक्स एग्जैक्टली एक्स का एच एक्स का वैल्यू होता है। तो के जगह पे आप वाई स्क्वायर लिखेंगे, एच के बदले एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आया ट्वाइस ए स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये आता है हमारे पास डायरेक्टर सर्कल, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल डीसी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, इसको याद रखना काफी जरूरी है। डायरेक्टर सर्कल का जो इक्वेशन होता है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। ये डायरेक्टर सर्कल इस सर्कल के लिए आता है। आइए आपको हम और आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जब हम डायरेक्टर सर्कल सीख जाते हैं तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दो सर्कल में रेडियस का थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए आपको सिखाने जा रहा हूं क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। तो आइए सीखते हैं। हेडिंग है डिफरेंट केसेस फॉर टू सर्कल्स। अब ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आपको मैं सीधा सिखाने जा रहा हूं कि जब दो सर्कल हैं तो उनके रेडियस में क्या रिलेशनशिप है, सेंटर में क्या रिलेशनशिप है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने माना लेट एक सर्कल है हमारे पास S1 और इसका इक्वेशन था
x माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y माइनस y1 स्क्वेयर इक्वल टू r1 स्क्वेयर। इस सर्कल का सेंटर है x1 y1 पे, रेडियस r1 है। इसी तरीके से दूसरा सर्कल है x माइनस x2 दी होल स्क्वेयर प्लस y माइनस y2 दी होल स्क्वेयर इक्वल टू r2 स्क्वेयर। दो सर्कल ले लिया, दोनों का सेंटर एंड रेडियस यहाँ डिफाइन है। अब मैंने अपने मन में एक कंडीशन यहाँ ले रहा हूँ कि रेडियस r1 जो होगा वो रेडियस r2 से बड़ा होगा, यानी सर्कल फर्स्ट सर्कल का जो फिजिकल शेप होगा वो दूसरे वाले सर्कल से ज्यादा होगा, बड़ा होगा। तो आइए आपको आगे सिखाते हैं। सबसे पहला कंडीशन, केस फर्स्ट कहता है कि इफ C1 C2, ध्यान दीजिएगा C1 C2 को कुछ किताबों में D का नाम दिया गया है। व्हेन C1 C2 और D ग्रेटर देन R1 प्लस R2, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज मोर देन द सम ऑफ द रेडियाई। इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है वो सीखिए मेरे से। दो सर्कल सबसे पहले हम बना देते हैं, फिर आपको सिखाएंगे। एक सर्कल ये बना दिया, और एक सर्कल ये बना दिया। मान लीजिए आप कि ये आपके पास सर्कल S1 इक्वल टू 0 है और ये सर्कल S2 इक्वल टू 0 है। इसका सेंटर C2 है और इसका सेंटर C1 है। मैंने कहा था कि R1 ज़्यादा है, जब R1 बड़ा है तो सर्कल बड़ा होगा। एग्जैक्टली ये थोड़ा परफेक्ट राउंड नहीं हुआ, उसमें टेंशन नहीं है, आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटर से बीच का डिस्टेंस ये C1 C2 है। C1 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आप समझिएगा ये जो टोटल डिस्टेंस है R1 प्लस R2 से कहीं ज्यादा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ रेडियाई। ऐसा सिचुएशन होने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सीखिए मेरे से। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसा, एक टेंजेंट ये ऐसा जा सकता है, और इसको हम और अच्छे से बना देते हैं। देखिए एक टेंजेंट मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया जो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट बन गया। सिमिलरली एक और टेंजेंट हम बनाना चाहते हैं ऐसा, देखिए एक टेंजेंट यहां और मैंने बना दिया जो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। अब इस दोनों टेंजेंट को हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, चाहे ये टेंजेंट हो या फिर ये टेंजेंट हो, दोनों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, शॉर्टकट में DCT बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे यहाँ मिल जाते हैं उस पॉइंट को D कहा करते हैं, दैट इज D, मीटिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ध्यान दीजिएगा मैं एक और टेंजेंट ऐसे बनाना चाह रहा हूं यहां, एक ये जो मैं टेंजेंट अभी बना दिया ये वाला, इधर ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली ये नहीं हो पाया लेकिन ये बनेगा ऐसा ही। इस सर्कल के लिए भी ये टेंजेंट बन गया और इस सर्कल के लिए भी ये टेंजेंट बन गया, और एक और टेंजेंट मैं बना सकता हूं ऐसा। तो देखिए ध्यान से, ये जो लाइन बनाया अभी ये भी इस सर्कल का टेंजेंट है और इस सर्कल का टेंजेंट है। तो इस लाइन को हम लोग TCT बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट था, ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट था। ध्यान दीजिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं
उस पॉइंट का नोमेनक्लेचर, उस पॉइंट को हम लोग टी बोलते हैं। अब आइए आपको आगे और मैं सिखा रहा हूं, यहां तक मैं आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं हो सकता है। पॉइंट C1 जो है यानी सेंटर C1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और सेंटर C2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2। सी एक्चुअली हमें सेंटर यहां से मिल रहा था, यहां से ये डिस्टेंस r1 हो गया था और यहां से ये डिस्टेंस r2 हो गया था। तो आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। अगर किसी सर्कल में ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा यानी C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, उस वक्त हम लिखेंगे यहां पे देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट, देयर आर 4 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट्स ऑन दैट सर्कल। जिस दो सर्कल पे इस तरीके का सिचुएशन अप्लाई हो जाएगा, कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, वहां पे 4 कॉमन टेंजेंट बनेगा। हम यहां लिखेंगे आउट ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट, आउट ऑफ 4 कॉमन टेंजेंट, 4 टेंजेंट है ना, 2 ऊपर से 2 बीच वाले, 4 कॉमन टेंजेंट 2 इज direct common tangent DCT and 2 is transverse common tangent TCT। दो हमारे पास DCT हैं, 2 TCT हैं। यहां तक समझ लेने के बाद आपको और एक बात मैं सिखाऊंगा, ये T और D का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। तो आइए उसके बारे में सिखाएंगे। हम लिखेंगे यहां पॉइंट T के बारे में। पॉइंट T क्या है? पॉइंट T एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट T इज अ पॉइंट, इन सभी का यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। T इज अ पॉइंट which internally divides line joining, internally divides line joining C1 and C2 in the ratio R1 रेशियो R2 में। ध्यान दीजिएगा, ये जो C1 C2 लाइन है, इसको हमारा पॉइंट T R1 रेशियो R2 में डिवाइड करेगा। अगर ये ऐसा काम किया है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो T का कोऑर्डिनेट देखिएगा R1 R2, अप्लाई किया सेक्शन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा R2x1 प्लस x2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। उसी तरीके से R2y1 प्लस y2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ज़्यादा आपको हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे पास T का कोऑर्डिनेट, जब आपसे कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वहां पे आपको इस चीज का काफी ज्यादा यूज होने वाला है। T का कोऑर्डिनेट यहां से निकालेंगे। सिमिलर फैशन में अगर आपसे जब कहा जाएगा कि आप फाइंड करो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो आपको D का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जरूरत पड़ता है। तो D के बारे में सुन लीजिए, D क्या है? D इज अ पॉइंट which divides externally the line joining C1 and C2। दोनों सर्कल के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन को पॉइंट D एक्सटर्नली R2 रेशियो R1 में डिवाइड करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा R2x1 माइनस R1x2 अपॉन R2 माइनस R1 कॉमा R2y1 माइनस R1y2 अपॉन R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास D हो या फिर T हो, इसको समझ के रखना पड़ेगा, इसका काफी ज्यादा यूज है क्वेश्चन बनाते वक्त। D और T बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पॉइंट D C1 C2 लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है और पॉइंट T C1 C2 लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। जिस सर्कल पे ये कंडीशन अप्लाई होगा वहां पे 4 कॉमन टेंजेंट बनेगा, बिल्कुल याद रख के अब चलेंगे अभी से।
आइए फर्स्ट कंडीशन हो गया, आपको सिखा दिया, कंडीशन 2 में लेकर जा रहे हैं। तो ये कंडीशन 1 था कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस से ज्यादा होगा। आइए कंडीशन नंबर 2 पढ़ते हैं। कंडीशन 2 यानी केस 2, केस 2 बोलता है कि इफ C1 C2, C1 C2 को D कहा करते हैं, इफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई के बराबर हो जाएगा। इस वक्त क्या कंडीशन आएगा उसको डायग्राम पे पहले सीखिएगा। तो मान लिया कि हमारे पास ये सर्कल S1 इक्वल टू 0 पहला सर्कल था, तो पहला सर्कल जस्ट अभी लिखा था हमने, इसका सेंटर C1 हो गया। और एक दूसरा हमने सर्कल बनाएंगे यहां, ये हमारे पास दूसरा सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इसका सेंटर हमने C2 पहले भी लिया था, अब भी ले रहे हैं। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा अपना C1 C2। मेरे ख्याल से अगर ये सर्कल फर्स्ट है तो इसका रेडियस R1 है, ये सेकंड सर्कल है तो इसका रेडियस R2 होना जरूरी है। इसके बाद आप देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं C1 C2 दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस अगर कहा जाए तो R1 प्लस R2 के बराबर है। जब C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है, इसका मतलब है कि आपके सर्कल फिजिकली एक दूसरे को टच करेंगे, और जब ये टच करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये आपके पास एक DCT बनेगा यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और वैसा DCT एक यहां से भी बनने वाला है। ये पॉइंट D आ गया, तो एक DCT ऊपर बन गया, एक DCT नीचे बन गया, ये भी आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT था। और एक ये TCT बन रहा है, वो देख लीजिए ध्यान से, ये आपके पास एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। तो मैं आपसे कहने वाला हूं कि इस वक्त अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, दो आपके पास डायरेक्ट टेंजेंट हैं, एक ट्रांसवर्स टेंजेंट है, और साथ में ही मैं अगर बात करूं तो टोटल आपके पास 3 कॉमन टेंजेंट हैं, जिसमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो आइए आपको और आगे सिखा रहे हैं। जब आपके पास यानी कि इफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जिस सर्कल पे, जिस पेयर ऑफ सर्कल पे ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है, देन देयर एग्जिस्ट्स 3 कॉमन टेंजेंट। यहां पे 3 कॉमन टेंजेंट बनेगा, 3 कॉमन टेंजेंट बनेगा जिसमें से 2 डायरेक्ट होगा, एक ट्रांसवर्स होगा। यहां तक बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात है वो सीखिएगा, ये डायरेक्ट टेंजेंट बनाना हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना हो, ये पॉइंट T होगा। जहां पे ट्रांसवर्स टेंजेंट आकर मिल जाता है वो T पॉइंट होता है। उसके बाद आपको मैं फिर सिखाने जा रहा हूं T और D का कोऑर्डिनेट, जो पहले सिखा दिया था उससे मैं रिलेट नहीं करूंगा। अगर आपसे सीधा कहेगा फाइंड कीजिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इस वक्त ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन हो जाएगा सर्कल S1 माइनस सर्कल S2 इक्वल टू 0।
सर्कल S1 माइनस सर्कल S2 इक्वल टू 0 से आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और एग्जैक्टली अगर मैं कहना चाहूं तो आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो इस वक्त दिख रहा है ये क्या है, रेडिकल एक्सिस है दोनों सर्कल का। हालांकि इसको मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं। केस नंबर 3 पे आइए। थर्ड केस कहता है कि इफ यदि किसी सर्कल में R1 माइनस R2 से ज्यादा होगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर C1 C2 लेकिन R1 प्लस R2 से छोटा होगा तो क्या बात हो सकती है। यानी सेंटर के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियाई से ज्यादा है लेकिन सम ऑफ रेडियाई से छोटा है। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है आपके पास सर्कल S1 इज इक्वल टू 0 और इसका सेंटर ये C1 है। और मैंने मन में मान लिया कि ये सर्कल है S2 इज इक्वल टू 0, छोटा वाला सर्कल। अगर कहें सेंटर C1 से C2 का डिस्टेंस बताइए तो C1 से C2 का डिस्टेंस आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सेंटर C1 C2 का डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है R1 माइनस R2 से ज्यादा है लेकिन R1 प्लस R2 से कम है। इस वक्त आपके पास एक ये आपके पास DCT बन जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ऐसा और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसा। दोनों डायरेक्ट टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को D कहते हैं। इस टॉपिक पे इस मतलब कंडीशन पे इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, हम लिखेंगे सीधा कि हियर टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एग्जिट्स। जिस सर्कल पे ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है उस सर्कल में दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनते हैं। केस 4 में आ जाइए, उसमें कुछ खास बात है। कंडीशन 4 कहता है इफ C1 C2 यानी सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। तो आइए सीखते हैं। माना कि ये हमारे पास सर्कल S1 इज इक्वल टू 0 है, ये इसका सेंटर C1 था। अगर ये सेंटर C1 है तो जो कंडीशन आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास सेंटर C2 हो जाएगा और ये सर्कल S2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो देख लीजिए C1 C2 यानी दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा पूरे रेडियस में से R2 को निकालने पे आएगा। और इस वक्त एक ही एक टेंजेंट बनेगा, एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। यानी मैं लिख सकता हूं इन दिस केस वन कॉमन टेंजेंट एग्जिट्स। इस वक्त आपके सर्कल पे एक ही कॉमन टेंजेंट एग्जिट्स करेगा। मैंने मन में मान लिया कि टेंजेंट का नाम TT डैश है, तो टेंजेंट TT डैश का जो इक्वेशन हो जाएगा सर्कल S1 माइनस सर्कल S2 इक्वल टू 0 से आप इस TT डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4th कंडीशन था और 5th कंडीशन बहुत छोटा है, मैं यहीं पे समझा रहा हूं। केस 5th 5वां कंडीशन कहता है कि सेंटर से बीच का डिस्टेंस C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 हो जाए तो क्या होगा। तो वो भी होगा, आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि ये है आपके पास पहला सर्कल S1 इज इक्वल टू 0 और ये है इसका सेंटर C1। और दूसरा सर्कल जो है वो कुछ ऐसा होगा जो कि इसके अंदर तो होगा, ये इसके इंटरनली टच कर गया था, अब ये इसको इंटरनली टच भी नहीं करेगा। और ये इसका सेंटर C2 है, ये सर्कल S2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लीजिए C1 C2 क्या है, R1 माइनस R2 से भी कम है। इस वक्त नो कॉमन टेंजेंट, इस वक्त जो है दोनों सर्कल के लिए कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है।
देयर इज नो एनी कॉमन टेंजेंट, दैट इज जीरो कॉमन टेंजेंट। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। पहला कंडीशन में 4 कॉमन टेंजेंट, दूसरे बार में 3 कॉमन टेंजेंट, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0 कॉमन टेंजेंट। यहां तक बात हमारा अभी खत्म नहीं होता है, एक बार और रफ करेंगे फिर हमारा बात फिनिश हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करके सिखाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए जस्ट में रफ करने का। देखिए ध्यान से, हमने जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सॉल्व किया था उसे डीसीटी नाम दिया था। कुछ किताब वाले इसको कहते हैं एल एक्सटर्नल, उसको एक्सटर्नल टेंजेंट बोलते हैं क्योंकि वो बाहर बाहर से निकल जाता है। एल एक्सटर्नल का मतलब एक और होता है, यहाँ हम छोटा एल लगा देते हैं और इसका मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस R2 माइनस R1 दी होल स्क्वेयर। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बता सकते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एग्जैक्टली लेंथ कितना था, डीसीटी का लेंथ यानी एक्सटर्नल टेंजेंट का लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है डी स्क्वेयर माइनस R2 माइनस R1 दी होल स्क्वेयर, वेयर D इज इक्वल टू C1 C2। सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे D कहते हैं। सिमिलरली लेंथ ऑफ L इंटरनल, जो आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट था TCT, तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को L इंटरनल यानी लेंथ ऑफ TCT निकालने का फॉर्मूला भी इसी तरीके से है, कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। डी स्क्वेयर माइनस R2 प्लस R1 दी होल स्क्वेयर। इस फॉर्मूले से आप इंटरनल टेंजेंट का यानी ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये मेथड है, ये मैकेनिज्म है। आइए आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाते हैं और इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो आप सीखिए। हमको कह रहा है फाइंड, एक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल्स। एक सर्कल हमको गिवन है यहाँ पे S1 और इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। और एक दूसरा सर्कल आपको गिवन है S2, ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 10y माइनस 9 नहीं है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपके पास दो सर्कल गिवन है और पूछ रहा है कि आप बताइए इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा। तो सबसे पहले आप बता दीजिए सर्कल 1 का सेंटर कितना है। तो सर्कल 1 का सेंटर है -1 कॉमा -4 और इसका रेडियस R1 हो जाएगा 16 और एक 17। 17 में आप 23 जब ऐड करेंगे तो आपके पास 30 40 यानी 2 टाइम अंडर रूट 10। इसका रेडियस 2 टाइम अंडर रूट 10 आ गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के फॉर्मूले से। उसी तरीके से सर्कल 2 का सेंटर हो जाएगा 2,5। इसका सेंटर निकल गया। इसका रेडियस R2 देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो 25 4 29, 29 से 9 घटा दीजिए 20 आएगा और 20 का मतलब हो जाएगा 2√5। तो हमने दोनों का सेंटर दोनों का रेडियस फिलहाल निकाल लिया है। आगे हम क्या सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। C1 C2
इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो बोलिए कितना आएगा? 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो √90 आएगा, और इसका मतलब होता है 3 टाइम √10। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए अब तक के कैलकुलेशन में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बताओ R1 + R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए R1 का वैल्यू है 2 टाइम √10 और R2 का वैल्यू है 2 टाइम √5। तो ये √10 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। R1 + R2 का जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा उसको मैंने पहले से सॉल्व करके भी रखा है, ये आ जाएगा 10.6। और C1 C2 ये 3 √10 जो है ये आ जाएगा 9. C1 C2 आ जाएगा 9.5486, एग्जैक्टली ये है ये। तो हमने C1 C2 भी देख लिया, R1 + R2 भी देख लिया। एक और काम कर लेते हैं, R1 - R2 भी कर लेते हैं। तो ये कितना है? 6 पॉइंट समथिंग -4 पॉइंट समथिंग। उसको जब सोल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1.76। ये बिल्कुल छोटा छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम सब कर सकते हैं। तो अब आप बताइए क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। आपके पास C1 C2 कितना है? तो C1 C2 R1 - R2 से ज्यादा है। मैं यहाँ लिख रहा हूं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं लिख सकता हूं, सिंस R1 - R2 से ज्यादा है मेरा C1 C2, लेकिन R1 + R2 से कहीं ना कहीं छोटा है, दैट इज R1 - R2 का मतलब 1.76 लेस देन C1 C2। तो बोलिए C1 C2 अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, C1 C2 है 9.486 लेस इक्वल नहीं है, लेस देन R1 + R2 यानी 10.6। तो देख लीजिए सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 - R2 से ज्यादा है लेकिन R1 + R2 से कम है। इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग सर्कल है। तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? 2 कॉमन टेंजेंट। यहां आप लिख सकते हैं हियर 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आर पॉसिबल। अब ध्यान दीजिए आपसे इतना ही पूछा गया था कि केवल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता दो, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें टिक लगाना था, हमने ऑप्शन नहीं लिखा, सॉल्व करके दिखा दिया। दूसरी बात, अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा इस दोनों सिचुएशन को देखते हुए, कहेगा कि क्या ये दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? इंटरसेक्टिंग है, ये भी बात पॉसिबल है। अब इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये आता है, वो आपसे पूछा जा सकता था जो कि नहीं पूछा गया, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो कैसे निकालते? मैं निकालूंगा, अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसके बाद वाले प्रॉब्लम में मैं उसको जस्ट सोल्व करने वाला हूं। आइए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन if the circle whose equation are अब पहला सर्कल यहां दे रहा है x² + y²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स। एक सर्कल यहाँ है और एक और अदर सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस नहीं है, यहाँ पे 2by गिवन है। आगे पढ़ लेते हैं। इक्वल टू 2by सर्कल्स इतना एंड इतना टचेज एक्सटर्नली। कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन, फाइंड कीजिए फॉर विच दीज सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, तो आप वहां क्या कंडीशन फाइंड आउट करने वाले हैं वो करके दिखाना है हमें। तो चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं, है ना। सपोज किया कि आपके पास जो सर्कल 1 था, पहले जो गिवन था वो सर्कल ऐसा था एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकता था? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax को इधर कर दिया, बाकी सब कुछ एजिटिव है। मेरे ख्याल से ये ऐसा हो जाएगा S1 सर्कल x माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक एडिशनल ए स्क्वायर आएगा, उसको ये बैलेंस करेगा, प्लस सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया। इस सर्कल C1 का S1 का सेंटर है a,0 पे, इसका रेडियस R1 है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा सर्कल गिवन था, उसको S2 नाम रखेंगे, तो इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर की जरूरत नहीं, अभी एजिटिव रखो। और ये सर्कल S2 बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए एडिशनल बी स्क्वायर को ये बैलेंस कर देगा। और यहां से मैं बोल रहा हूं कि सर्कल S2 जो बन गया ये वाला, इसका सेंटर यानी C2 का वैल्यू है 0,b और यहाँ रेडियस R2 का वैल्यू है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमें C1 C2 R1 R2 हर चीज मिल गया। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, दैट इज ऐसा सर्कल बनेगा। और ऐसा बनने का मतलब होता है कि सिंस C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो क्या आप मुझे बताएंगे C1 ये है और C2 ये है, सेंटर 1 से सेंटर 2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। R1 का वैल्यू कितना है? तो R1 ये रहा, उठाकर लिखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये R2 ये उठा करके रखो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए प्लस ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर मिलके माइनस 2c स्क्वायर। इधर किया तो ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 2 से 2 को बजाया, इसका हिसाब क्लियर है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बन जाएगा c का पावर 4 इज इक्वल टू, ये रूट हटेगा मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी का पावर 4 से सी के पावर 4 को बजा दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हर जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवीजन कर दो, दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से जब डिवीजन करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/b²। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/a²। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी, दैट इज 1/ac² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ये रिलेशनशिप इसमें आ रहा है। एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, है ना, आइए। क्वेश्चन है एक, फाइंड इक्वेशन ऑफ find the equation of a smaller circle that touches this circle x² plus y² equal to 1 and passing through the point 4,3। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। कह रहा है कि एक ऐसे सर्कल का आप इक्वेशन बनाइए जो इसको टच करेगा और इस पॉइंट से पास करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने मन में मान लिया कि ये जो x² प्लस y² इक्वल टू 1 ये सर्कल पहले से था, ये वाला, और इस सर्कल के लिए सेंटर ओरिजिन पे है। मान लीजिए कि इसका ये सेंटर O है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, O पे है, और एक दूसरा सर्कल है जो इसको टच कर रहा है। ये जो कोई दूसरा सर्कल है छोटा सा, ये इस सर्कल को टच करेगा, और मान लीजिए कि कोई पॉइंट है 4,3, इसका नाम हमने P रख दिया, यानी वो उस पॉइंट P से पास कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सर्कल का सेंटर आप C मान सकते हैं। और मैं आपसे कहने वाला हूं कि जो दोनों का टचिंग पॉइंट है इसको T मान लीजिए। तो हमें इस सर्कल, छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो बड़े वाले सर्कल को टच किया है। इस सर्कल का इक्वेशन था x² प्लस y² इक्वल टू 1। मैं आपसे कहने वाला हूं कि स्ट्रेट लाइन OP जो दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन OP की बात सबसे पहले करेंगे। लाइन OP अगर मैं कहूं पॉइंट O एंड पॉइंट P दोनों से पास कर रहा है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए, OP का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x। ये आ गया हमारे पास लाइन OP। लाइन OP का इक्वेशन मैंने डिराइव कर दिया। मैं कह रहा हूं आपसे कि लाइन OP जो था वो सर्कल S को कट किया इस पॉइंट T पे, तो पॉइंट T का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें, यानी पॉइंट T फाइंड करना है। हम लिखेंगे सिंस OP एंड सर्कल S, यानी OP एंड S इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, तो दोनों को मिक्स करके सॉल्व करेंगे। दैट इज x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये सर्कल है तो x² प्लस y के बदले क्या रखोगे और y² करोगे तो 9x² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16 9 25 बटा 16x² का वैल्यू 1 आ जाएगा और x² का वैल्यू 16/25 आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। एक ही वैल्यू यूज करिए, बाद में हम देखेंगे। जब x के जगह पे 4/5 यूज करोगे तो y का वैल्यू क्या है 3/4
इंटू 4/5, 4 से 4 कट गया तो y का वैल्यू आ गया 3/5, दैट इज, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। t का कोऑर्डिनेट मिल गया, x का वैल्यू 4/5 और y का वैल्यू 3/5। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस t को उठाकर यहाँ रख दें हम, यानी जब t का कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा है तो t का कोऑर्डिनेट लिख लो 4/5 और 3/5 है। तो हमारा जो स्मॉलर सर्कल है, यानी स्मॉलर सर्कल, उसी को तो फाइंड करना है। स्मॉलर सर्कल हैविंग डायामीटर, स्मॉलर सर्कल हैविंग डायामीटर टीपी, टी और पी उसके डायामीटर हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो यूज करो डायमेट्रिकल फॉर्म, x-4 इंटू x-4/5 प्लस y-3 इंटू y-3/5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये बात अलग है कि यहाँ जब माइनस यूज करेंगे तो यहाँ -3/5 आएगा। इस तरीके का 2 सर्कल पॉसिबल है, जिसमें से एक मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप और सारे क्वेश्चन बनाइए इस कॉन्सेप्ट पे, हम आगे आपको सॉल्व करेंगे। ओके।